तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे, जहां हम लोग कवर कर रहे हैं अपना रिवीजन क्लास। जितने भी रिवीजन क्लास आपकी डीसी मशीन की होगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको सारे रिवीजन क्लास के टॉपिक्स को क्लियर कराएंगे या कवर कराएंगे। ठीक है, तो जो लोग नए हैं तुरंत उस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कोई भी आपका क्लास चलेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था वो चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक बार रिमाइंड करा देते हैं। तो ये है क्लास नंबर 3 और पिछली 2 क्लास आप लोगों ने अगर नहीं देखी हैं, जो लोग नहीं देखे हैं उन 2 क्लास को आप पहले फॉलो करिए। ठीक है, उसके बाद ही आप इसको देखिए, तो इससे क्या होगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। बात करते हैं अब इसके। सबसे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसके कंस्ट्रक्शनल फीचर को, यानी कि डीसी मशीन जो होती है आपकी किस बेसिस पे आपका कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन होता है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी लेक्चर नंबर 1 में। और लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि कितने टाइप के आपके डीसी टाइप्स के मशीन होती है, कितने टाइप की मशीन होती है। ठीक है, और उनके हमने ईएमएफ इक्वेशंस को देखा था और हमने एक्साइटेशंस को देखा था। तो वो सारी चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 2 में कवर की थी। और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 में आपका जो टॉर्क इक्वेशंस होती है, जो बल आघूर्ण का समीकरण होता है। और डीसी मशीन में जो आपके डीसी मोटर्स होते हैं, तो डीसी मोटर्स में आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे और उन कैरेक्टरिस्टिक को, सारी कैरेक्टरिस्टिक को अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, तो पहले चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, क्लास को। सभी लोग लाइक शेयर कर दो। ठीक है, लिंक को शेयर कर दो अपने सभी ग्रुप में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक आज हमारा क्या होगा इस सेशन का। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा इस सेशन का इक्वेशन ऑफ टॉर्क। क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टॉर्क, इक्वेशन ऑफ टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण का समीकरण। बल आघूर्ण बल आघूर्ण गुण का समीकरण ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या देखेंगे कि जो टॉर्क होता है आपका, टॉर्क का रिलेशन आपका पावर के फॉर्मेट में देखेंगे और टॉर्क का क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से हम लोग टॉर्क को निकालते हैं। तो टॉर्क को समझने से पहले हम लोग समझते हैं, टॉर्क की इक्वेशन को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि टॉर्क क्या होता है, बल आघूर्ण क्या होता है। तो टॉर्क क्या होता है, ऐसे समझिए कि जब कोई वस्तु जो होती है उसको किसी बल के द्वारा, कोई वस्तु जो किसी बल के द्वारा उसके चारों ओर घुमाने पर, ठीक है, चारों ओर घुमाने वाला जो बल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। जैसे कोई सपोज करिए ये पहिया है, ठीक है, इस पहिए को क्या करते हैं, फोर्स लगाओगे, अगर एफ फोर्स लगाओगे, बल लगाओगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपनी अक्ष पे घूमने लगेगा ऐसे। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगता है, यानी कि इस पहिए को घुमाने का, जो पहिए को अपने अक्ष पर घुमाने के लिए जो फोर्स लगता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टॉर्क बोलते हैं या बल आघूर्ण बोलते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली बल आघूर्ण और टॉर्क की। अब हम इस टॉर्क की जो इक्वेशन होती है, जो बल आघूर्ण का समीकरण होता है, उसको हम लोग कैसे देखते हैं, कैसे हम लोग ड्राइव करेंगे, कैसे इस इक्वेशन को हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस डेरिवेशन को करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक कोई आपका पहिया है। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया, एक पहिया है। ठीक है,
इसका ये अक्ष है, सेंटर है, ठीक है। अब इसको क्या किया है हमने, मान लिया कि इस पहिए को F बल से हमने घुमा दिया, यानी कि हमने क्या किया, इस पे कोई एक फोर्स लगा दिया F फोर्स का मतलब क्या है, ये हमने कोई बल लगा दिया F और इसको हमने रोटेट कर दिया इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया, इसको रोटेशन दे दी, ठीक है। तो और इस पहिए का हमने मान लिया कि ये त्रिज्या क्या है R, यानी कि रेडियस क्या है R है, यानी कि R त्रिज्या का एक पहिया है जिसको हमने F फोर्स की हेल्प से हमने क्या किया, उसको घुमाया। और घुमाने पे हम देखते हैं, ठीक है, कि हमारा किस तरीके से ये इसका डेरिवेशन होगा, ठीक है। तो हमने माना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, यही आप लिखेंगे, माना एक पहिया R त्रिज्या का है जिसको F बल से घुमाया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि इस पहिए को जब हम घुमाते हैं तो इस पहिए का जो चाल होगी वो क्या होगी, कुछ एंगुलर स्पीड होगी। तो एंगुलर स्पीड है, मान लिया ओमेगा, ठीक है। एंगुलर स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोणीय चाल, ठीक है। तो ये क्या है, स्पीड से घुमाया तो इसकी स्पीड हमने मान ली कि ये क्या है, W इक्वल्स टू स्मॉल w इक्वल्स टू 2πn/60, यही होगी इसकी स्पीड। और ये क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड होगा, ठीक है। अब अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं जब हमने इस स्पीड से घुमा दिया, अब इस पहिए को एक चक्र में, यानी कि एक चक्र पूरा लगाने में कितना कार्य करेगा, कितना काम करेगा, ठीक है, वो हम निकालते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या है कि एक पहिए को घुमाने पे क्या होता है, एक चक्र में किया गया कार्य, यानी कि एक चक्र में किया गया कार्य, यानी कि इसको हम मान लेते हैं कोई कैपिटल W, ठीक है। और आप जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, यानी कि कार्य बराबर या वर्क बराबर क्या होता है, F इंटू डी, यही होता है, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये चीज़ होता है। अब हम देखते हैं इस पहिए के केस में, तो यहाँ पे फोर्स कितना लगाया हमने, F लगाया, इंटू जो डिस्टेंस होगी इस पहिए के द्वारा, कितनी डिस्टेंस चलेगा ये बताओ। ये पहिया यहाँ से मान लिया चल रहा है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना चलेगा, ये अपनी पूरी परिधि के बराबर चलेगा, इसकी जितनी सरकमफ्रेंस होगा उतना ही तो पहिया आपका चलेगा। तो इसकी परिधि क्या होगी, इस पहिए की 2πr, यही होगी, R त्रिज्या है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होगा, कार्य इतना जूल चलेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा निकल के आ गया, क्या कार्य निकल के आ गया, ठीक है। यानी कि हमने कार्य निकाल लिया, एक पहिए को जब हम घुमाते हैं तो इस पहिए के द्वारा कितना कार्य किया गया ये निकाल लिया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि इस पहिए के द्वारा किया गया कार्य है, अब इसमें हम निकालेंगे कि इस पहिए के द्वारा किया गया शक्ति, यानी कि किया गया पावर कितना होगा, कितना पावर ये निकालेगा। तो आप जानते हैं कि पावर क्या होता है या शक्ति क्या होती है, शक्ति क्या होती है, यानी कि कार्य करने की दर को ही हम शक्ति कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो शक्ति क्या हो जाएगी, वर्क डन अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम, यही होगा कि नहीं, यानी कि कार्य करने की दर, इसको हम लिख सकते हैं कार्य, या इसे लिख सकते हैं और समय, ठीक है, यानी कि किया गया कार्य अपॉन कितने समय में, तो यही होता है शक्ति। अब यहाँ से आप जानते हैं कि वर्क डन की वैल्यू हमने देखी है कहाँ से निकाली है, ये वर्क डन की वैल्यू आप निकाल ली हो। अब इस वर्क डन की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या होगी, F इंटू 2πr, ये हो जाएगा, अपॉन टाइम क्या होगा, तो टाइम हमने एज्यूम कर लिया कितना बताइए, तो टाइम क्या होगा, तो टाइम आपका वो टाइम होगा जो एक चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगेगा, यानी कि एक चक्कर है, इस पहिए को एक चक्कर लगाने में मान लिया कितना समय लगा, तो वो समय होगा। तो ये समय आपका क्या हो जाएगा, 60/n, यही होगा कि नहीं होगा।
अब 60/n कैसे आया, तो आप जानते हैं कि मान लिया स्पीड हमने मानी n, ठीक है, ये स्पीड है आपकी पर मिनट में, आरपीएम यानी कि पर मिनट में है, तो यानी कि 1 मिनट में आपकी स्पीड n माना है, तो अगर सेकंड्स में मानेंगे तो सेकंड में क्या होगी, 60 सेकंड बराबर n/60 हो जाएगा कि नहीं। और एक चक्कर की अगर बात करें तो एक चक्कर में या एक साइकिल में इसके द्वारा क्या हो जाएगी 60/n, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, एक चक्कर में किया गया जो समय है, एक समय यानी कि एक चक्कर में किया गया, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा, तो ये यहाँ से हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा काम क्या होगा, इसको और जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा f इंटू 2πr, और ये n ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा n/60, यही हो जाएगा। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, पावर। तो हमने पावर की वैल्यू क्या निकाल ली है, ये पावर की वैल्यू निकल के आ गई, देखिए, तो ये चीज़ हमारी पावर निकल के आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि आप जानते हैं कि जो टॉर्क होता है वो टॉर्क क्या होता है, यानी कि इसको जब हम और सॉल्व करेंगे, देखिए, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने निकाल लिया क्या, पावर इक्वल्स टू f इंटू r इंटू 2πn/60, ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं पावर को। अब हम जानते हैं कि जो टॉर्क होता है, जो बल होता है जो अक्ष पे घूमता है उसका, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, f इंटू आर, यानी कि जो फोर्स होगा इंटू रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस चीज़ को हम लोग टॉर्क लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो P इक्वल्स टू, देखिए इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, T यानी कि टॉर्क, जो डेवलप टॉर्क होगा आर्मेचर के द्वारा, तो ये हमने TA लिख दिया आर्मेचर टॉर्क के द्वारा डेवलप, इनटू ये चीज़ क्या है आपकी, ये एंगुलर स्पीड है कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगुलर स्पीड। तो ये देखिए हमारा क्या रिलेशन निकल के आ गया कि P इक्वल्स टू T इंटू ओमेगा, ओमेगा क्या है आपका, ये एंगुलर स्पीड यानी कि कोणीय चाल, और ये क्या है, ये हमारा है टॉर्क, ये क्या हो जाएगा टॉर्क, और ये क्या है, पावर है। तो हमने यहाँ से देखिए पावर का रिलेशन क्या निकाल लिया, P इक्वल्स टू T ओमेगा, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई पावर के रिलेशन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए लिख लेते हैं इसको, किस में है, रेडियन पर सेकेंड्स में। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पावर निकाल लिया। अब पावर निकालने के बाद अब हम जानते हैं कि कोई मोटर है, उस मोटर का जो आर्मेचर है n चक्कर में, यानी कि n जो है उसकी आरपीएम है, स्पीड है, तो उसको घुमाने पर क्या होता है, एक टॉर्क डेवलप होता है TA। इसलिए अगर हम लोग देखें कि स्पीड जो n होती है, अगर पावर का रिलेशन एक और हम लोग देखते हैं, तो आप जानते हैं यहाँ से हम लोग इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पावर को हम जानते हैं क्या होता है मोटर के केस में, बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। आप जानते हैं कि मोटर के द्वारा जो इंड्यूस वोल्टेज है वो क्या है, इंड्यूस वोल्टेज या इंड्यूस ईएमएफ, और ये क्या है, आर्मेचर करंट है, आर्मेचर करंट, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या रिलेशन निकल के आएगा, P की जगह पे हम क्या रखेंगे, EB इंटू IA इक्वल्स टू TA इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन हमने निकाल लिया। अब आप जानते हैं, एक तो ये आपको पता है रिलेशन, ये यहाँ से हमने निकाल लिया। अब आपको ये पता है कि हम जानते हैं कि EB क्या होता है, बैक ईएमएफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, NP/Z/60A, ये हमने इंड्यूस ईएमएफ आपका निकाला था, ईएमएफ इक्वेशन जब हमने ड्राइव की थी तो यही आया था कि नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं, हम फिर से क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, और जब इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं EB की जगह पे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, EB की जगह पे NP/Z/60A
इक्वस टू इंटू ये क्या है आई ए इक्वस टू टी ए, ठीक है, टी ए इंटू, अब चाहे ओमेगा की वैल्यू आप लिख दीजिए 2πn/60, यही आपकी होती है कि नहीं एंगुलर स्पीड। अब ये हो जाएगा। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे इसको, ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे इसको तो क्या आ जाएगी वैल्यू, देखिए यहाँ से हमको निकालना क्या है, टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए n से n कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा अगर डेवलप टॉर्क निकालेंगे तो ये डेवलप टॉर्क कितना निकलेगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/2π इंटू 5 इंटू आई ए इंटू पी जेड अपॉन ए, यही निकल के आएगा। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिलेशन क्या निकल के आया, डेवलप टॉर्क क्या होगा, ये निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ये क्या है, ये बलागुण का इक्वेशन है या बलागुण की समीकरण है, इक्वेशन ऑफ टॉर्क। तो यही क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टॉर्क, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टॉर्क, ठीक है। और ये क्या होगा, किस में होगी, क्योंकि टॉर्क है तो ये इसकी यूनिट भी लिखना चाहें तो क्या होगी, न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर होगा, ठीक है। ये क्या होगा, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये बलागुण का समीकरण निकाला जाता है। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट करें आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बलागुण का समीकरण सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कि एक पहिया लिया, इस पहिए को हमने एफ फोर्स के हिसाब से घुमा दिया और घुमाने पे देखा कि हमने इसके द्वारा जो दूरी कितनी चली गई वो हमने ले ली और उसके द्वारा जो किया गया कार्य है एफ इंटू डी, यानी कि डी क्या है, इसके द्वारा डिस्टेंस चली गई दूरी, ठीक है। और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, हम जानते हैं एफ इंटू आर को हमने अरेंज कर लिया और अरेंज करने के बाद हमने देखा कि एफ इंटू आर क्या होता है, टॉर्क होता है। तो टॉर्क का हमने मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा से, ठीक है, ओमेगा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे यहाँ से हमने देखा कि पावर की वैल्यू निकाल ली। तो पावर की वैल्यू हमने निकालने के बाद अब हमने देखा कि हम जानते हैं कि पावर को हम क्या लिख सकते हैं, ई बी इंटू आई ए, और ई बी की वैल्यू हमको पता है कि इंड्यूज ईएमएफ है। इस इंड्यूज ईएमएफ की वैल्यू हमने पुट कर दी किसमें, ई बी की जगह पे, और ई बी की जगह पे पुट करने के बाद फिर हमने रिलेशन यहाँ से टॉर्क इक्वेशन का समीकरण सॉल्व करके निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है बलागुण का इक्वेशन। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपना नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि डीसी मशीन में या डीसी मशीन में आपकी क्या होती हैं, जो डीसी मोटर्स होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात किया जाए तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर, ये हेडिंग डालेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं डीसी मोटर की, ये कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली क्या होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, आपको ग्राफ दिखाना होता है। क्या होता है, एक ग्राफ होता है, किसके बीच में, ग्राफ होता है बिटवीन टू डिपेंडेंट क्वांटिटी के बीच में, डिपेंडेंट क्वांटिटी के बीच में, ठीक है। अब ये डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं डीसी मोटर में, तो हम देखते हैं कि आपने क्या पढ़ा है कि डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या क्या होंगी, यानी कि जो कौन सी क्वांटिटी जो होती हैं जो मोटर की कैरेक्टरिस्टिक को डिपेंड करती हैं, कैरेक्टरिस्टिक को उसको बदल सकती हैं। तो ये होती हैं आपकी कौन कौन सी, जैसे आपने पढ़ा होगा कि टॉर्क हो गया, इस आर्मेचर करंट हो गया, स्पीड हो गया, ठीक है। तो बेसिकली आपको डीसी मोटर में यही 3 क्वांटिटी डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। इन्हीं के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, सारी कैरेक्टरिस्टिक को बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, डिपेंडेंट क्वांटिटी की बात करें तो ये कौन कौन सी होगी, टॉर्क हो जाएगा, ठीक है, दूसरी आर्मेचर करंट और तीसरी स्पीड। तो बेसिकली इन्हीं 3 क्वांटिटी पे ही आपकी कैरेक्टरिस्टिक बनाई जाती है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हम लोग अगर इनको देखें कि टॉर्क
और आर्मेचर करंट को लेकर के बना सकते हैं। दूसरी जो करेक्टरिस्टिक हो सकती है आपकी, इस आर्मेचर करंट और स्पीड के भी लेकर के बना सकते हैं। और थर्ड जो होती है वो टॉर्क और स्पीड को लेकर के बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि 3 टाइप की करेक्टरिस्टिक आप बन सकती हैं। तो इसीलिए क्या होती हैं, 3 क्वांटिटी होती हैं और 3 क्वांटिटी का हम कॉम्बिनेशन बना करके 3 टाइप की क्वांटिटी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जो करेक्टरिस्टिक होती हैं बेसिकली 3 टाइप की करेक्टरिस्टिक होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी होती हैं पहले लिखेंगे। पहली करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, तो करेक्टरिस्टिक की हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली 3 डिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं। तो 3 डिपेंडेंट क्वांटिटी होने के कारण जो करेक्टरिस्टिक होती हैं डीसी मोटर की, वो कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी होती हैं पहले लिखते हैं। पहली टाइप होती हैं टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक, आप लिख लीजिए टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक। ठीक है, पहली क्या होती है, पहली होती है आपकी टॉर्क, आर्मेचर करंट। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगी, बलागुड़ आर्मेचर करंट, इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें वर्सेस आर्मेचर करंट, टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। दूसरी जो होती है, दूसरी क्या हो जाएगी बताइए। दूसरी होती है आपकी, जैसे हमने 3 क्वांटिटी पर एज्यूम की है, क्या आपकी एक हो जाएगी क्या, टॉर्क, एक आर्मेचर करंट और एक स्पीड। तो पहले हमने इन दोनों को ले लिया, उसके बाद सेकंड आपकी बात की जाए तो कौन सी, आर्मेचर करंट और स्पीड। तो ये दूसरी क्या हो जाएगी, स्पीड और आर्मेचर करंट, स्पीड एंड वर्सेस आर्मेचर करंट। थर्ड क्या होगी, थर्ड देखिए इस कॉम्बिनेशन से क्या बनेगी, टॉर्क और स्पीड। तो थर्ड हमारी क्या हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी हमारी स्पीड और टॉर्क करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि स्पीड वर्सेस टॉर्क। ठीक है, तो बेसिकली 3 टाइप की आपकी करेक्टरिस्टिक डीसी मोटर में देखने को मिलती हैं। क्यों मिलती हैं, क्योंकि 3 ही क्वांटिटी जो होती हैं आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले मोटर की बात करते हैं। तो आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि 3 टाइप के आपके मोटर होते हैं। एक तो आपका सेपरेटली एक्साइटेड के केस में देखें तो एक सेपरेटली एक्साइटेड होता है, फिर आपका जो सेल्फ एक्साइटेड होता है, उस सेल्फ एक्साइटेड में शंट मोटर आता है, सीरीज आता है, कंपाउंड आता है। ठीक है, तो इन सभी की हम लोग क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक बनाते हैं। और सारी करेक्टरिस्टिक बनाने के बाद हम लोग देखते हैं किस तरीके से इनकी करेक्टरिस्टिक बनेगी। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, पहली करेक्टरिस्टिक होगी। और जो करेक्टरिस्टिक होगी तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो करेक्टरिस्टिक हो शंट मोटर के केस में, शंट मोटर या हम मान लेते हैं सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। तो हमेशा याद रखना, जो शंट मोटर होता है और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर होता है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक होती हैं वो दोनों की करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, इन दोनों मोटर की वो सिमिलर होती हैं। कैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं। अभी एक जैसी क्यों होती हैं, तो हमेशा याद रखना जो शंट मोटर होता है या सेपरेटली एक्साइटेड मोटर होता है, तो इसमें जो आपका वोल्टेज सप्लाई किया जाता है फील्ड वाइंडिंग को, वो कैसा होता है, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई किया जाता है। वोल्टेज जो सप्लाई करते हैं वो क्या होता है, कांस्टेंट सप्लाई किया जाता है दोनों के केस में। ठीक है, तो आप जानते हैं जब कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करोगे तो फील्ड करंट जो होगी वो भी कांस्टेंट होगी, और फील्ड करंट जब कांस्टेंट होगी तो इसका फ्लक्स जो होगा वो
वो भी कांस्टेंट आपका डेवलप होगा। तो इसी कारण जो होता है इसमें जो आपका फ्लक्स होता है शंट मोटर के केस में या सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के केस में, वो आपका कांस्टेंट देखने को मिलता है यदि आप आर्मेचर रिएक्शन को निगलेक्ट कर देते हैं तब। ठीक है, यानी कि आप नो लोड से फुल लोड स्पीड जब चेंज करते हैं तो उसके फील्ड करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बहुत, अगर आर्मेचर रिएक्शन को हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर आर्मेचर रिएक्शन को नहीं करते हैं तो थोड़ा सा जो है स्लाइडली आपका कम हो जाता है आर्मेचर करंट। ठीक है, तो कम थोड़ा सा आपका फील्ड करंट कम हो जाएगा होगा तो उस केस में फ्लक्स भी आपका कम हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो फिलहाल जो आइडली हम मान लेते हैं कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहली कैरेक्टरिस्टिक आपकी होगी शंट मोटर या सेपरेटली एक्साइटेड के केस में, तो वो क्या होगी टॉर्क और आर्मेचर करंट की। तो टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट की हम लोग बना लेते हैं। तो टॉर्क और आर्मेचर करंट की क्या होगी बताइए, टॉर्क और आर्मेचर करंट की। अब टॉर्क और आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टॉर्क और आर्मेचर करंट का रिलेशन देखना पड़ेगा। तो किसी भी मोटर एनी डीसी मोटर, ऐसे मान लिए एनी डीसी मोटर, जो टॉर्क का रिलेशन होता है वो क्या होता है T प्रोपोर्शनल फाई ए, यही होता है कि नहीं। लेकिन अब इस केस में आपको अगर बात करते हैं शंट मोटर के केस में, तो शंट मोटर के केस में हमने देखा कि फ्लक्स आपका क्या होगा जब हम मान लेते हैं इफ आर्मेचर रिएक्शन निगलेक्ट कर देते हैं, आर्मेचर रिएक्शन निगलेक्ट कर देते हैं तो उस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा कांस्टेंट। और जब फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो हम इसका रिलेशन कैसे लिख सकते हैं T प्रोपोर्शनल फाई ए, यही होगा कि नहीं T प्रोपोर्शनल फाई ए। यानी कि जैसे जैसे हम टॉर्क की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे ही हमारा जो आर्मेचर करंट होगा वो बढ़ता जाएगा। यानी कि या आर्मेचर करंट को बढ़ाएंगे हमारा टॉर्क भी बढ़ता चला जाएगा, या आर्मेचर ये टॉर्क को घटाते जाएंगे आर्मेचर करंट भी घटती जाएगी, या ऐसे कह सकते हैं आर्मेचर करंट घटेगी तो यहाँ से टॉर्क की वैल्यू भी घटेगी। तो ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दिखाता है किसके क्रॉस आर्मेचर करंट। और अब इस देखिए इसका रिलेशन जब हमने देख लिया ये होता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक कैसी बनेगी, तो चलिए बनाते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए टॉर्क और स्पीड, तो हमने क्या किया एक तरफ बना लिया टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। ठीक है, तो ये रिलेशन आपकी शंट मोटर हो या सेपरेटली एक्साइटेड मोटर हो तो दोनों के लिए सिमिलर ही बनती है। ठीक है, हमेशा याद रखना। अब देखिए तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे। सबसे पहले एक हमने क्या किया ग्राफ बना लिया, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना ली। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने के बाद वाई एक्सिस पे हमने एज्यूम कर दिया टी और इधर हमने एज्यूम कर दिया कोई आर्मेचर करंट रिलेशन दिखा दिया। अब यहाँ से हमने अगर सपोज करिए कोई वैल्यू 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, इधर भी अगर 1 2 3 इस तरीके से मान लिया। अब हमने देखा कि अगर हमने आर्मेचर करंट को क्या किया बढ़ाया, आर्मेचर करंट पहले 0 थी, अब हमने अगर आर्मेचर करंट को हमने 1 किया तो हमारा टॉर्क भी साथ में बढ़ेगा। ठीक है, तो टॉर्क भी 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर हमने अगर आर्मेचर करंट को 2 किया तो हमारी टॉर्क भी साथ में 2 हो जाएगी। फिर हमने 3 किया आर्मेचर करंट तो हमारी टॉर्क भी 3 बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक को आगे हम बढ़ाएंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसको भी अगर हम लोग क्या किए इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे 1 1 को इस तरीके से। तो यहाँ से देखिए ये जो आपका पॉइंट होता है, दोनों ग्राफ कहाँ पे कट होते हैं, इस पॉइंट पे कट होते हैं, इन दोनों तीनों पॉइंट पे। तो इन तीनों पॉइंट को जब आप मिलाएंगे तो ये देखिए एक क्या इक्वेशन बनेगी, एक लीनियर इक्वेशन आपको दिख रही है कि नहीं, ये क्या है एक लीनियर इक्वेशन है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो इसीलिए क्या होता है T प्रोपोर्शनल आई ए, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगी शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी किसके बीच में, आर्मेचर करंट और टॉर्क के बीच में। तो ये एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। आ गया समझ में सबको, बताइए। ठीक है, आ गया। तो इस तरीके से ही हमारी टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक होगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपकी कौन सी होगी, जैसे मान लिया नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या बताया स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में देखते हैं, स्पीड
और आर्मेचर, स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में ये क्या होगी, यानी कि स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। तो अब स्पीड और आर्मेचर के बीच में देखना है तो आपको स्पीड का रिलेशन देखना पड़ेगा कि किस तरीके से रिलेशन स्पीड का होता है और उसके आर्मेचर करंट का रिलेशन कैसे होता है। अब हम जानते हैं कि स्पीड जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, EB/φ, यही रिलेशन आपको पता है, ठीक है। तो इस रिलेशन से हम लोग इस कैरेक्टरिस्टिक को बनाएंगे। अब आप जानते हैं कि EB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, EB को हम लिख सकते हैं V-IA/RA लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से रिलेशन हमारा क्या बनेगा, N प्रोपोर्शनल B-IA/RA/φ, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन यहाँ से निकल के आ गया। तो आर्मेचर करंट का रिलेशन यहाँ से देख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि शंट मोटर हो या सेपरेटली एक्साइटेड मोटर हो तो उस केस में फ्लक्स तो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमने क्या किया, फ्लक्स आपका क्या है, कांस्टेंट रहेगा। तो ये फ्लक्स कांस्टेंट कब रहेगा, जब हमने आर्मेचर रिएक्शन को निगलेक्ट कर दिया, आर्मेचर रिएक्शन को नहीं माना, ठीक है। तो यहाँ से जब ये कांस्टेंट रहेगा तब हमारा रिलेशन क्या निकल के आएगा, N प्रोपोर्शनल V-IA/RA, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा निकल के आ गया, देखिए आया कि नहीं आया। तो इस केस में अब हमने देखा कि जो आपका स्पीड और आर्मेचर करंट का रिलेशन जो होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, देखिए तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनाएंगे। एक तरफ हमने क्या किया, आर्मेचर करंट बना लिया ग्राफ, और दूसरी तरफ हमने बना लिया स्पीड, ठीक है। अब यहाँ से हमने देखा कि इस तरीके से ये हमने मान लिया कोई एक कांस्टेंट स्पीड लाइन है। ये कौन सी है, कांस्टेंट स्पीड लाइन है, कांस्टेंट स्पीड लाइन है। तो यहाँ से देखिए हमने सपोज किया कि आर्मेचर करंट आपका जब जीरो है, यानी कि सपोज करिए ये 0 पॉइंट है, आर्मेचर करंट जीरो होगा। और उस केस में जब आर्मेचर करंट जीरो का मतलब क्या होता है, यानी कि आर्मेचर करंट जीरो का मतलब मोटर पे कोई भी लोड नहीं है, नो लोड पे है। तो नो लोड पे केस के में क्या होगा, आर्मेचर करंट आपकी नेग्लेजिबल होगी, यानी कि कम से कम होगी। तो एज्यूम कर लिया मतलब जीरो है, तो जीरो के केस में स्पीड उसकी कितनी होगी, हाई होगी कि नहीं। उस केस में फुल स्पीड होगी, जो आपकी नो लोड स्पीड होगी कितनी होगी, हाई होगी। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, लोड बढ़ाना स्टार्ट किया मोटर का, तो लोड जब बढ़ाएंगे तो लोड बढ़ाने पे क्या होगा, हमारी आर्मेचर करंट बढ़ेगी, यानी कि मोटर क्या करेगा, आर्मेचर करंट को ज़्यादा लेने का कोशिश करेगा, ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। तो उस केस में आर्मेचर करंट क्या बढ़ेगा। तो मान लिया हमने ये आर्मेचर करंट यहाँ पे बढ़ा दी, तो उस केस में हमारी जो स्पीड, नो लोड स्पीड जब यहाँ पे इस तरीके से थी, तो वो कुछ ना कुछ क्या होगी, कम होगी। तो हमने क्या किया, कुछ कम ले लिए। फिर जब हमने कुछ किया तो हमारी स्पीड और कुछ कम हो गई। देखिए इस रिलेशन से, देखिए आर्मेचर करंट को जब हम बढ़ाएंगे, ठीक है, जब आर्मेचर करंट को बढ़ाएंगे ये, तो ये नेगेटिव साइन शो क्या करता है, इन्वर्सली रिलेशन शो करेगा कि नहीं, 1/IA, ठीक है। यानी कि अगर ये बढ़ाओगे तो इस केस में आर्मेचर करंट बढ़ाओगे तो स्पीड आपकी कम होती जाएगी, यानी कि स्पीड क्या होगी, वो कम होगी आर्मेचर करंट को बढ़ाने पर। अभी आर्मेचर करंट बढ़ाने का मतलब क्या है कि मोटर पे लोड बढ़ रहा है, लोड इंक्रीज, लोड बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हमारी कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से बनेगी, फिर इस तरीके से आपकी कैरेक्टरिस्टिक बनेगी, ठीक है। तो इसको सही से बना लेते हैं, समझ लो भैया अच्छे से, ठीक है। इसको कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मोटर की। तो यहाँ से देखियो क्या करेंगे, ये हमारी बन जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो किसकी होती है, स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में। किस रिलेशन से बनाई हमने, इस रिलेशन से बना ली है, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली स्पीड आर्मेचर करंट के बेसिस पे। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट जो बात करते हैं हम लोग क्या करेंगे, दूसरी हो गई हमारी थर्ड जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। थर्ड क्या होगी, थर्ड हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है स्पीड और टॉर्क के बीच में। तो स्पीड
एंड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड वर्सेस टॉर्क। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, स्पीड वर्सेस टॉर्क। तो जिस तरीके से हमने अभी बनाई है जो कैरेक्टरिस्टिक आपकी स्पीड और आर्मेचर करंट, तो यहाँ से आप जानते हैं रिलेशन अगर हम लोग निकालना चाहें तो रिलेशन आप जानते हैं कि स्पीड का रिलेशन क्या होता है, टॉर्क का रिलेशन क्या होता है, फाई आई ए, और टी प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर्मेचर करंट के, क्योंकि फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट होता है शंट और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में। और स्पीड का रिलेशन अगर देखना चाहें तो क्या होता है, वी माइनस आई ए आर ए अपॉन फाई, यानी कि ये रिलेशन होता है। तो इन दोनों रिलेशन को क्या करते हैं हम, स्पीड और टॉर्क के रिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए स्पीड का जब हमने रिलेशन निकाला तो ये आपका नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन शो किसको करता है, 1/IA को, है ना, यानी कि इन्वर्सली रिलेशन, जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ेगा स्पीड कम होगी। ठीक है, तो इन दोनों रिलेशन से मिला करके हमारा एक रिलेशन क्या निकल के आएगा, अगर रिलेशन देखना जाए तो यहाँ से रिलेशन देखिए स्पीड और टॉर्क का रिलेशन क्या होगी, जैसे ये अगर टॉर्क प्रोपोर्शनल हम मान लेते हैं तो ये इसके है इनटू के, यानी कि टॉर्क बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट बढ़ेगी और आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगी। और इस केस में अगर स्पीड का देखें तो इस तरीके से हम बना सकते हैं 1/T। ठीक है, ये रिलेशन हो जाएगा। देखिए इन दोनों को कॉम्बिनेशन से मिलाएंगे तो देखिए टी की जगह पे हम लोग आर्मेचर करंट की जगह पे टी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा टॉर्क। तो यहाँ से भी रिलेशन क्या निकल के आया, इन्वर्सली रिलेशन निकल के आया, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। तो हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे हो जाएगी, ये कैरेक्टरिस्टिक हमने बना ली, ये हमारा इधर हो जाएगा टॉर्क और इधर हमने बना लिया कोई स्पीड। तो हमारी इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक कैसे होगी, सेम होगी उसी के तरीके से जिस तरीके से अभी हमने देखा कि स्पीड और आर्मेचर करंट होगी, उसी हिसाब से इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये होती है स्पीड, कांस्टेंट स्पीड लाइन। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी, सेम होगी किसके, आपकी आर्मेचर करंट और स्पीड के बीच। तो इस तरीके से ये अगर आपसे पूछा जाता है कि शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक या सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की कैरेक्टरिस्टिक, तो ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक आपकी सिमिलर ही बनती है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बट ये सिमिलर ही बनती है। क्यों बनती है सिमिलर, क्योंकि दोनों में क्या होता है, फ्लक्स कांस्टेंट होता है उसके फील्ड वाइंडिंग का। ठीक है, तो चलो ये तो हमारी शंट मोटर की बात हो गई या सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की बात हो गई। अब नेक्स्ट हम जो कैरेक्टरिस्टिक बात करते हैं अपनी, जो सीरीज मोटर होता है, सीरीज मोटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज मोटर। तो सीरीज मोटर के केस में अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखना चाहें तो पहली कैरेक्टरिस्टिक आपकी है कौन सी, आर्मेचर करंट और टॉर्क के बीच में, आर्मेचर करंट और वर्सेस टॉर्क, टॉर्क मीन्स बलागुड़। ठीक है, तो इसकी जब रिलेशन हम लोग देखेंगे, यानी कि आर्मेचर करंट वर्सेस टॉर्क, तो इसका देखो, इसकी जब कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे तो इस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जानते हैं कि टॉर्क और आर्मेचर करंट का रिलेशन क्या होता है। तो किसी भी मशीन के लिए, एनी डीसी मशीन या डीसी मोटर, एनी डीसी मोटर के लिए आप जानते हैं कि टी प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आई ए, यही होता है। लेकिन अगर हम लोग यही बात करें सीरीज मोटर के केस में, सीरीज मोटर, तो सीरीज मोटर के केस में आप जानते हैं कि जो इस तरीके से आप बनता है आपका मोटर, सीरीज मोटर, इसके फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे होती है, सीरीज में होती है आर्मेचर के।
अब देखिए यहाँ से जो आपकी सीरीज करंट होती है वो आर्मेचर करंट के इक्वल होगी कि नहीं, यानी कि जितनी आप आर्मेचर करंट बढ़ाओगे उतनी आपकी फील्ड करंट बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जो आर्मेचर करंट है वो प्रोपोर्शनल है किसके, फाई सीरीज के, यानी कि फ्लक्स के। जितना आप ये बढ़ाओगे फ्लक्स सीरीज में बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका मोटर है वो प्रोपोर्शनल है आर्मेचर करंट के। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब अगर हम सीरीज मोटर का टॉर्क का रिलेशन निकालेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, टी प्रोपोर्शनल फाई की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर्मेचर करंट। तो ये आर्मेचर करंट इनटू आर्मेचर करंट, तो ये हमारा टी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो सीरीज मोटर के केस में अगर टॉर्क का रिलेशन देखा जाता है तो ये क्या हो जाएगा, टी प्रोपोर्शनल आई ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे, तो ये ग्राफ बनाइए। तो ये हमने ग्राफ बनाया और इस ग्राफ में हमने देखा कि आपका ये ग्राफ कैसा शो कर रहा है। ये ग्राफ बनेगा आपका, ये आर्मेचर करंट होगी यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क होगा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, जैसे जैसे आप क्या करेंगे आर्मेचर करंट या लोड बढ़ाएंगे, तो आर्मेचर करंट बढ़ने का मतलब हमेशा दिमाग में रखना, आर्मेचर करंट बढ़ने का मतलब है हमारा लोड बढ़ रहा है। लोड बढ़ने का मतलब क्या है, आर्मेचर करंट बढ़ना, यानी कि मोटर लोड बढ़ेगा तो मोटर क्या करेगा, आर्मेचर करंट को ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा, आर्मेचर करंट को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उसको। तो उसी तरीके से हम जब लोड बढ़ा रहे हैं यानी कि आर्मेचर करंट बढ़ा रहे हैं, तो आर्मेचर करंट जब बढ़ाओगे तो यहाँ से देखिए हमारा, अगर हम सपोज करिए आर्मेचर करंट आपने बढ़ाया 1, ठीक है, तो यहाँ से टॉर्क जब निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 निकला। अब हमने मान लिया आर्मेचर करंट बढ़ाया 2, तो यहाँ से टॉर्क क्या निकलेगा, 4। ऐसे ही हमने आर्मेचर करंट 3 बढ़ाया, 3 को यूनिट बढ़ाई तो हमारा टॉर्क क्या निकलेगा, 9। यानी कि ये क्या है, इसका स्क्वायर होता जा रहा है, ये देखिए स्क्वायर होता जा रहा है। तो इस केस में आपका जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगी क्या बनेगी, यानी कि टॉर्क आपने कैसा होता जा रहा है आपका, इस तरीके से। तो ये रिलेशन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 मिनट सही बना लेते हैं। तो ये कुछ ना कुछ आपका पैराबोला जैसा कुछ देखने को मिलेगा। तो ये आपका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होती है डीसी सीरीज मोटर की। तो ये क्या होती है, डीसी सीरीज मोटर की केस में। और ये जो पॉइंट यहाँ पे दिखाता है इस तरीके से, ये सैचुरेशन पॉइंट होता है। क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट। यानी कि इसके आगे बढ़ाते जाओगे तो उस केस में आपका ग्राफ कैसा मिलता जाएगा, बिल्कुल लीनियर मिलता जाएगा, यानी कि स्ट्रेट मिलता जाएगा सैचुरेशन के बाद। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी होती है, ये शो दिखाता है टी प्रोपोर्शनल आर्मेचर स्क्वायर के, ये वाला ग्राफ। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है आपकी किसकी, सीरीज मोटर की। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीरीज मोटर की। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कौन सी होती है बताइए। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होगी सीरीज मोटर की वो होती है आपकी स्पीड करंट की, स्पीड और आर्मेचर करंट की। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्पीड, आर्मेचर करंट, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। यहाँ से देखिए इसका अगर हम लोग बात करते हैं स्पीड और आर्मेचर करंट में रिलेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम स्पीड का देखते हैं। स्पीड क्या होता है, EV अपॉन फाई। ये किसी भी मोटर के लिए होता है, एनी
डीसी मोटर। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि जो रिलेशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सीरीज मोटर की बात करें तो ये फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है आपका, फाई एस इक्वल्स टू ये किसके होता है, आर्मेचर करंट के। यानी कि लोड बढ़ाओगे तो फ्लक्स भी साथ में बढ़ेगा, है ना। तो लोड बढ़ाओगे तो फ्लक्स भी साथ में बढ़ेगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका रिलेशन होता है आर्मेचर करंट का, वो क्या होता है आपका, इन्वर्सली रिलेशन होता है, एन प्रोपोर्शनल 1/IA, यही होगा कि नहीं, एन प्रोपोर्शनल EV, इस तरीके से स्पीड का। तो इसका जब करेक्टरिस्टिक आप बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पे EV हम लोग लिख सकते हैं क्या, EV सीरीज मोटर के केस में KVL इक्वेशन जब आप लगाते हैं तो V माइनस IARA माइनस IARSE यही लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको जब सॉल्व करते हैं तो एन प्रोपोर्शनल V माइनस IARA माइनस IARSE अपॉन आर्मेचर करंट, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया किसके केस में, स्पीड और आर्मेचर करंट में। तो यहाँ से देखिए अगर आर्मेचर लोड बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा, तो उस केस में स्पीड कैसी होगी, कम होगी, है ना। तो यहाँ से देखिए इसका करेक्टरिस्टिक ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये हमने मान लिया इधर कोई है आर्मेचर टॉर्क, इधर क्या है कोई स्पीड, और इसका जो ग्राफ बनेगा, जैसे हमने मान लिया कोई नो लोड स्पीड है, यानी कि आर्मेचर करंट जीरो है। तो आर्मेचर करंट जीरो होने का मतलब क्या है, यानी कि लोड करंट, लोड नहीं है मोटर पे, तो उस केस में स्पीड आपकी कुछ ना कुछ हाई होगी, उस केस में तो नॉर्मल स्पीड होगी। जैसे ही आपने लोड बढ़ाना स्टार्ट किया, यानी कि आगे बढ़ना स्टार्ट किया, आर्मेचर करंट बढ़ाना स्टार्ट किया, तो स्पीड आपकी क्या होगी, ग्रेजुअली क्या करेगी आपकी धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और इस तरीके से उसका ग्राफ देखने को मिलेगा। तो ये करेक्टरिस्टिक आप कौन सी करेक्टरिस्टिक है, ये करेक्टरिस्टिक होती है आपकी स्पीड आर्मेचर करंट की करेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ से आप रिलेशंस निकाल सकते हैं 1/IA इससे। ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक हो जाएगी, यानी कि ये क्या है, इन्वर्सली रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन दिखाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी थर्ड जो करेक्टरिस्टिक होती है। थर्ड जो करेक्टरिस्टिक कौन सी है, थर्ड करेक्टरिस्टिक होती है स्पीड टॉर्क करेक्टरिस्टिक, स्पीड टॉर्क करेक्टरिस्टिक। तो स्पीड टॉर्क करेक्टरिस्टिक भी कैसी होगी, आप जानते हैं कि स्पीड का रिलेशन हमने अभी देखा कि क्या होता है, EV अपॉन फाई ए, लेकिन फाई ए क्या है, सीरीज मोटर के केस में फाई प्रोपोर्शनल है आर्मेचर करंट के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्पीड प्रोपोर्शनल है 1/IA के सीरीज मोटर में। और टॉर्क के एक रिलेशन देखें तो टॉर्क प्रोपोर्शनल है IA² के, है ना। तो यहाँ से देखिए अगर आर्मेचर करंट की जगह पे हम लोग लिखना चाहें तो आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, T प्रोपोर्शनल 1/√T, यही लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ से आप देखिए इस वैल्यू को अगर हम लोग स्पीड में रिलेशन में देखना चाहें तो ये n प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/√T, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिलेशन क्या निकल के आया कि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टॉर्क के स्क्वायर रूट के, 1/टॉर्क के स्क्वायर रूट के। तो लगभग इसकी भी करेक्टरिस्टिक कैसी होती है, इसी की जैसी होती है, सेम जैसा हमने अभी पढ़ा है इससे पहले। तो जैसे स्पीड आपकी क्या होगी, टॉर्क बढ़ाओगे तो टॉर्क बढ़ने का मतलब क्या है, करंट बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से इसका भी करेक्टरिस्टिक आप देखेंगे तो इसकी भी करेक्टरिस्टिक आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये स्पीड का रिलेशन, ये टॉर्क का रिलेशन। तो हमेशा याद रखना क्या है, आपको एक करेक्टरिस्टिक याद रखनी है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक हमारी सीरीज और शंट मोटर की हमने डिस्कस कर ली थी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड मोटर की करेक्टरिस्टिक देखेंगे, कंपाउंड मोटर। तो कंपाउंड मोटर की बात करें तो कंपाउंड मोटर आप जानते हैं कैसा मोटर होता है, जिसमें आपकी सीरीज वाइंडिंग या सीरीज फील्ड वाइंडिंग और
शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों मौजूद होती हैं तो वो आपका मोटर क्या कहलाता है, कंपाउंड मोटर कहलाता है। अब कंपाउंड मोटर के भी हमने देखे थे टाइप्स होते हैं, लॉन्ग शंट होता है, शॉर्ट शंट होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक में आपकी दो कैरेक्टरिस्टिक बनती हैं, जिसमें आपकी जो होती हैं वो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, और सेकंड जो होती है वो होती है डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर की कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, तो डिफरेंशियली और कंपाउंड में हम लोग बात कर लेते हैं। तो कंपाउंड मोटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव में क्या होता है, क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि शंट वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों को इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि उनमें दोनों में जो फ्लक्स आपका उत्पन्न होता है या फ्लक्स इंड्यूस होता है वो आपका नेट फ्लक्स के समेशन होता है। यानी कि मान लिया नेट फ्लक्स जो होता है मोटर में वो शंट फील्ड में प्लस जो सीरीज फील्ड होती है उनका दोनों का क्या होता है, समेशन होता है, उन दोनों का एडिशन होता है। यानी कि टोटल आपका जो होता है एडिशन होता है किसमें, क्यूमुलेटिव कंपाउंड में। जबकि डिफरेंशियली कंपाउंड में क्या होता है, उसकी वाइंडिंग को, दोनों वाइंडिंग को इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, फील्ड वाइंडिंग को और सीरीज वाइंडिंग को, कि उसका जो फ्लक्स होता है, जो नेट फ्लक्स होता है वो क्या करता है, शंट फ्लक्स के, जो सीरीज फ्लक्स होता है वो शंट फ्लक्स के अपोजिट होता है। ठीक है, तो अपोजिट होगा, तो अपोजिट होने का मतलब क्या है, अपोजिट होने का मतलब क्या है, उसमें फ्लक्स जो सीरीज बाइंडिंग में होगा वो नेगेटिव में होगा, यानी कि डिफरेंस होगा। इसीलिए जो नेट फ्लक्स होता है डिफरेंशियली कंपाउंड में वो कैसा होगा, वो कम होगा। यानी कि नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड में, जबकि डिफरेंशियली कंपाउंड में, क्योंकि डिफरेंस होता है इनमें दोनों फ्लक्स का। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव के केस में आपका जो फ्लक्स इंड्यूस होगा वो दोनों फ्लक्स उसमें ऐड हो जाता है, उसमें डिफरेंस हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियली कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें फ्लक्स ओवरऑल कम हो जाता है, इसमें ओवरऑल फ्लक्स जो है वो इंक्रीज होता है। तो जहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट होती है हाई फील्ड करंट की या हाई फ्लक्स की, तो वहाँ पे आपका ये वाला यूज किया जाता है, जहाँ पे कम की तो ये वाला। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक में आपकी दो कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हमने पिछली कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि 3 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, तो सभी 3 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं दोनों के केस में। ठीक है, तो अब हमने बात की है कि जो डिफरेंशियली कंपाउंड होता है या क्यूमुलेटिव कंपाउंड होता है और ये कंपाउंड जो मोटर होता है, तो इसमें दोनों बाइंडिंग देखने को मिलती हैं। तो दोनों बाइंडिंग होने के कारण देखिए, बोथ बाइंडिंग होने के कारण इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगी, ठीक है, वो इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक, इन दोनों मोटर की कैरेक्टरिस्टिक से बिल्कुल बीच में बननी चाहिए। ठीक है, यानी कि क्या होगी, इंटरमीडिएट होनी चाहिए, क्योंकि दोनों बाइंडिंग जो होंगी, दोनों बाइंडिंग होगी, तो दोनों बाइंडिंग होने के कारण इसमें जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो उसके जस्ट बिटवीन में बनेगी, बीच में बनेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहली कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हम लोग अगर ड्रा करें इसकी तो क्या होगी, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टॉर्क और आर्मेचर करंट की। टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। तो कंपाउंड मोटर की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये कंपाउंड मोटर की होती हैं, हमेशा याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, ये हमने ग्राफ बनाया, ये है, इधर साइड हमने एज्यूम कर लिया स्पीड को, 1 मिनट, क्या हमने बताया, टॉर्क और आर्मेचर करंट। तो टॉर्क आर्मेचर करंट के इधर हम बनाएंगे टॉर्क, ये उधर हो जाएगा टॉर्क और इधर हो जाएगा
आर्मेचर करंट। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अगर सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक को अगर ध्यान दें या शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान दें तो उस केस में आपके क्या होती थी, सीरीज शंट मोटर की केस में आपका क्या होगा, इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक बनती थी। ठीक है, इस तरीके से शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक होती थी। ये किसकी होती थी, शंट मोटर की, शंट मोटर की। और यही अगर हम लोग सीरीज मोटर की बात करें तो आर्मेचर और टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से होती थी, ये आपने पढ़ा था। ठीक है, ये क्या होती थी, सीरीज मोटर की सीरीज मोटर कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब यही अगर हम क्यूमुलेटिव की बात करें तो क्यूमुलेटिव के केस में आप जानते हैं, क्यूमुलेटिव के केस में अगर बात करें तो इसमें फ्लक्स क्या होता है, phi-SH प्लस phi-SE, यानी कि दोनों फ्लक्स ऐड हो जाता है क्यूमुलेटिव में। तो क्यूमुलेटिव में केस में ऐड होने का मतलब क्या है, आपका इनके दोनों के बीच में बनेगी, यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इन दोनों के, ये एक मिनट, ये कैरेक्टरिस्टिक बनेगी आपकी किसकी, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है क्यूमुलेटिव की, क्यूमुलेटिव। ठीक है, तो जिस तरीके से आप उनमें सब में आप कैरेक्टरिस्टिक निकालते थे, टॉर्क का रिलेशन निकालते थे, फाई आई ए, इसी तरीके से। तो यहाँ से जब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, टॉर्क फाई ए, तो यहाँ से भी कैरेक्टरिस्टिक आपकी इसी रिलेशन से दे सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका रिलेशन देखने को मिलेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक लीनियर ही होगी, बट इनसे ज़्यादा होगी क्योंकि जो आपका फ्लक्स है वो नेट फ्लक्स ज़्यादा होगा उन दोनों के मुकाबले। ठीक है, क्यूमुलेटिव में, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप ये बना सकते हो। इसी तरीके से बात करते हैं दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम लोग बात करें, जैसे क्यूमुलेटिव की ही अगर हम लोग बात करते हैं तो क्यूमुलेटिव में भी आपकी, ये हमने क्यूमुलेटिव की बना दी। अब इसी में अगर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियली की बनाते हैं आर्मेचर टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में। तो डिफरेंशियल की क्या हो जाएगी, तो डिफरेंशियल के केस में आप जानते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो इन सबसे कम होगी फ्लक्स, यानी कि डिफरेंशियली में देखिए, डिफरेंशियली में क्या होता है, फाई इक्वल्स टू phi-SH माइनस phi-SE, यानी कि फ्लक्स, नेट फ्लक्स कम होगा। तो नेट फ्लक्स कम होने का मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पे होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी यहाँ पे, ये कैरेक्टरिस्टिक होगी किसकी, डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर की। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, ये हो जाएगा टॉर्क आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं स्पीड और आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, चलिए दूसरे में बनाते हैं। सेकंड जो है कैरेक्टरिस्टिक है वो स्पीड एंड आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक अगर बनाना है तो यहाँ पे हमने बना दिया अपना, इधर एज्यूम कर लेंगे कोई आर्मेचर करंट है इस ग्राफ में और इधर क्या है, स्पीड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पीड और आर्मेचर करंट का रिलेशन अगर हम लोग शंट में देखेंगे तो शंट की कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनती थी, शंट की कैरेक्टरिस्टिक आपकी इस तरीके से बनती थी। ठीक है, ये क्या है, शंट की, याद आ रहा होगा कुछ आपको। और यही अगर हम लोग सीरीज की बात करें तो सीरीज की किस तरीके से बनती थी, सीरीज मोटर की, तो सीरीज मोटर की आपकी इस तरीके से बनती थी। ये क्या है, सीरीज मोटर, और ये शंट मोटर। अब यही अगर हम लोग क्यूमुलेटिव की बात करें तो क्यूमुलेटिव के केस में क्या हो जाएगा, फ्लक्स जो होता है वो फाई इक्वल्स टू phi-SH प्लस phi-SE, यही होता है। यानी कि जो सीरीज वाइंडिंग में फ्लक्स होगा और जो शंट वाइंडिंग में फ्लक्स होगा वो दोनों ऐड हो जाता है। इस तरीके से क्यूमुलेटिव की वाइंडिंग की जाती है, क्यूमुलेटिव मोटर की डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, नेट जो फ्लक्स होगा वो बड़ा होगा, मिलेगा, इंक्रीज होगा। तो उस केस में इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी आपकी वो कैसी होगी, यहाँ से देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी आपको इस तरीके से। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे मिलेगी, इस तरीके से।
तो ये जो करेक्टरिस्टिक होती है याद रखना, ये हो जाएगी क्यूमुलेटिव मोटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। और यही अगर हम लोग बात करें डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर की, तो यहाँ पे डिफरेंशियली मोटर के लिए क्या हो जाएगा, फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स, यानी कि टोटल जो फ्लक्स होगा phi-SH माइनस phi-SE। ठीक है, तो आप उसी तरीके से जब ड्रा करेंगे तो यहाँ से इसकी करेक्टरिस्टिक कैसी बनेगी, यहाँ से आपकी इस तरीके से करेक्टरिस्टिक बनेगी। ये क्या हो जाएगी, डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर की करेक्टरिस्टिक हो जाएगी, कंपाउंड मोटर। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, स्पीड और आर्मेचर करंट की। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो आपकी टॉर्क और आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से होगी। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टॉर्क और स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक की। तो स्पीड और टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक की आप देखिए कैसे बनेगी, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, ये ग्राफ बनाएंगे। अब ये हो जाएगा टॉर्क और ये हो जाएगा इधर स्पीड। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि शंट मोटर के केस में आपकी टॉर्क और स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती थी, तो स्पीड और टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक होती थी कुछ इस तरीके से, आपको याद होगा। ठीक है, जबकि ये क्या है, शंट के लिए। जबकि सीरीज की अगर बात करें तो सीरीज केस में कैसे होती थी, सीरीज के केस में आपके इस तरीके से होती थी। देखिए ये क्या है, सीरीज मोटर के केस में, सीरीज मोटर के केस में। लेकिन अब यही अगर हम लोग बात करते हैं क्यूमुलेटिव के केस में, तो क्यूमुलेटिव के केस में आपकी क्या हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक, इन दोनों के इंटरमीडिएट, इन दोनों के बीच में। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए इसकी कैसी होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगी इस तरीके से। ये क्या है, क्यूमुलेटिव कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। इसी तरीके से आप जो है कैरेक्टरिस्टिक सारी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नया टॉपिक। आज फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।